वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 157 है यूपीपीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इकोनॉमिक्स के प्रश्नों पर। इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट यानी 157 तक पहुँच सकते हो और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सिविल सर्विसेज स्टडी के। और इस टेस्ट सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो जिसमें हम एग्ज़ाम तक तैयारी कराएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए जिसको चाहिए। ठीक है, 150 प्रश्न है उसमें एक टेस्ट में, और 15, 20, 25 जितने प्रोवाइड कर सकेंगे करेंगे एग्ज़ाम तक। 12 जून का एग्ज़ाम है, समय अभी। ठीक है, उसमें पूरे साल की करंट अफेयर्स आपकी तैयार हो जाएगी। जीएस के ऐसे प्रश्न जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है वो उसमें होंगे, और प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी होंगे साथ में। तो कॉल कीजिए जिसको चाहिए। पहला प्रश्न है, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, उपरोक्त सभी। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग, देखिए संसाधनों में समुचित प्रयोग, संसाधनों का समुचित प्रयोग भी होगा इसमें, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, उपरोक्त सभी, सारे के सारे हो गए। तो मानव पूंजी को भी अन्य पूंजी के समान ही माना गया है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग उत्पादकता में वृद्धि की ओर ले जाएगा, जिसका क्रमिक विस्तार निम्नवत है: कुशलता में विकास, संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि आदि। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन पर नवीन अध्याय जोड़ा गया था? 2004-5, 11-12, 12-13, 14-15, 13-14। यह है वर्ष 2011 और वर्ष 2012। तो वर्ष 2011 और वर्ष 2012 के आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जो है वो जोड़ा गया था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्या अर्थ है इसका? मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया में। क्या इसका मतलब बृहद एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व है, या आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग है, या सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है, या इनमें से कोई नहीं? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। तो देखिए, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय दोगुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, तो एक दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतों में बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रति संतुलन कर देती है। ठीक है, प्रति संतुलित कर देती है, और इसमें जो है इससे वास्तविक आय पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। यह विचार किसने व्यक्त किया था कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए? भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर व्यक्त किया गया है। किसका यह विचार? भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, यह विचार जो है किसने व्यक्त किया था? यह है लाइन, यह विचार है अमर्त्य सेन का, ऑप्शन नंबर ए। तो यह विचार जो है अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा व्यक्त किया गया था कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हिंदू वृद्धि दर किस विधि से संबंधित है? राष्ट्रीय आय, ठीक है, नेशनल इनकम से। तो देखिए, राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर जो है नेशनल इनकम से संबंधित है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर पर सबसे पहले जो है प्रयोग किया था, हिंदू वृद्धि दर का सबसे पहले प्रयोग किया था, और उनके अनुसार हिंदू परंपरा विकास के अनुकूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। कौन करता है? आरबीआई, 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 सीएसओ, एसबीआई, सभी कॉमर्शियल बैंक, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, सीएसओ। देखिए, एक तो सीएसओ करता है,
ठीक है, और सीएसओ के साथ करती है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गई सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। स्टेट बैंक को एलिमिनेट कर दीजिए। कॉमर्शियल बैंक नहीं करती। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण नहीं होगा। तो देखिए, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े जो है एकत्रित करने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, सरकारी सहकारी कृषि और भूजोत का छोटा आकार। कारण पहले जो है उनको देख लेते हैं, जो नहीं होगा वो बचा। फिर जनसंख्या का दबाव तो है, प्रचंड बेरोजगारी है, भूजोत का छोटा आकार है, सहकारी कृषि नहीं है। सी है आंसर। तो स्वतंत्रता के उपरांत प्रारंभिक वर्षों में सहकारी कृषि को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास किया गया। सहकारी कृषि उत्पादकता में वृद्धि करती है। इस प्रकार सहकारी कृषि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। विकल्प में दिए गए सारे जो है निम्न उत्पादकता के कारण हैं भारतीय कृषि की। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में किसान वय योजना लागू की गई थी। ये प्रश्न 20 बार पूछा होगा कम से कम यूपी पीसीएस में। यूपी पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में, लोअर पीसीएस में मिलाकर सबको। इसका उत्तर है 1992। तो किसान वही योजना जो है उत्तर प्रदेश में 1992 में लागू की गई थी, 1992 में। 10वां प्रश्न है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कब? उस समय जब उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश ही था। ठीक है, 1960 की ये बात है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय वर्तमान में उत्तराखंड के पंतनगर में है। ये है इसका आंसर। तो वर्ष 1960 में स्थापित जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पूरा नाम है इसका गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, भारत का, न केवल यूपी बल्कि भारत, जो कि वर्तमान स्थिति देखी जाए तो उत्तराखंड के पंतनगर में है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? कौन सा संगठन है जो अनुमोदित करता है गन्ने के पारंपरिक मूल्य? आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, हिंदी में बोलते हैं इसको आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। तो गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य का अनुमोदन आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति या कैबिनेट कमेटी द्वारा जो है वो किया जाता है, निर्धारित, अनुमोदित। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है कहाँ पर? यह प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि भारतीय शाक भाजी संस्थान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है ये। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है वाराणसी में है, यूपी। भारत में शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? शहतूत रेशम का अग्रणी कर्नाटक है। तो भारत में शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। इसके बाद अगर देखें तो आंध्र प्रदेश का दूसरा, पश्चिम बंगाल का तीसरा, तमिलनाडु का चौथा है। भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था एग्जाम में। मैच करने, इसको स्टेटमेंट बनाकर ही पूछते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 रख दिए, फिर 4 में कुछ और होगा, या 2 रख दिए, 2 में कुछ और होगा। तो विद्युत है, उर्वरक है, कोयला है, इसमें रसायन नहीं है। तो भारत में 8 कोर सेक्टर हैं। कौन कौन से हैं वो? कोयला यानी कोल, कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गए, उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र हो गए, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, और विद्युत हो गया। याद रखिएगा। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग निम्नलिखित में से क्या है? इनमें से रोजगार की दृष्टि से हैंडलूम है। ठीक है, हथकरघा। तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है, यानी हैंडलूम यानी कपड़े बुनने का एक करघा जो हाथ से चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है या हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित हैं परिवारों का बकाया गृह ऋण, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, राजकोषीय बिल। कौन कौन से हैं इसमें? परिवारों का बकाया गृह ऋण, ठीक है ये। क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि ये भी है, राजकोषीय बिल है। सारे के सारे हो गए या पहला दूसरा है? सारे के सारे हो गए, 1 2 3। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो है गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित हैं क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि,
परिवारों का बकाया गृह ऋण और गैर वित्तीय औद्योगिक ऋण और राजकोषीय बिल या फिर सरकार द्वारा दिया गया ऋण। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? दो तरह से सवाल पूछा जाता है। एक तो पूछ लेगा राजकोषीय नीति, दूसरा पूछ लेगा मौद्रिक नीति। इसको मिक्स मत कर देना, दोनों के उत्तर अलग अलग हैं। राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है, और दूसरा है मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है। तो फिजिकल पॉलिसी बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है, इसमें हो जाएगा वित्त मंत्रालय। ठीक है, अगर यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी होती तो उसका उत्तर हो जाता भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत में राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी जो है उसका निर्धारण केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय करता है, और जबकि मौद्रिक नीति की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी, वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, RBI, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए या घटा दिया जाए तो क्या अवशेष बचेगा, या जो अवशेष बचा उसको क्या कहा जाएगा? सकल प्राथमिक घाटा कहोगे उसको, या राजस्व घाटा कहोगे, या बजटीय घाटा कहोगे, या मौद्रीकृत घाटा कहोगे? क्या कहोगे उसको? बोलोगे सकल प्राथमिक घाटा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटा दें तो अवशेष जो बचेगा उसको बोलेंगे हम सकल प्राथमिक घाटा यानी ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। तो सकल प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है, कौन करेगा? वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर, वित्त आयोग की सिफारिश पर, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, नाबार्ड की सिफारिश पर? कौन करता है? अनुच्छेद 280 में क्या है, वही करता है, वित्त आयोग की सिफारिश पर। तो केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा जो है वो वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? उससे रिलेटेड प्रश्न आ गया ये। तो किसमें है, एक एक का देखते हैं। अनुच्छेद 371 में तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के लिए कुछ विशेष प्रावधान है, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन है, भारत का निर्वाचन आयोग, ये भी नहीं है। और अनुच्छेद 213 में है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है, राज्य के विधानमंडल के विश्रांति काल में। तो 280 ही उसका उत्तर हो जाएगा। तो केंद्र और राज्यों के मध्य तथा साथ ही विभिन्न राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण पर सिफारिश देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है किया गया है। अब राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के अंतर्गत विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 324 की बात करें तो भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान है इसमें। अनुच्छेद 371 गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के लिए जो है कुछ विशेष प्रावधान है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, फिर इसको करके 371 ए करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसमें नागालैंड है, फिर बी करके पूछ लिया जाता है, उसमें असम है, ऐसे ऐसे पूछ लेता है। तो ये 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। क्योंकि पेड सीरीज चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उसके उस पर व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो। धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए।